Hey guys, welcome to Humanities Lover. Now, मुगल एम्पायर. सो अब तक हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं रिलेटेड टू मुगल एम्पायर. मैं पिछली दो वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि व्हाट वाज मुगल एम्पायर, इट्स इम्पॉर्टेंट किंग्स, क्रॉनिकल्स एंड इट्स लैंग्वेज. कैसे जो क्रॉनिकल की लैंग्वेज थी वो टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट की गई थी, चेंज की गई थी. उसके बाद हमने जाना था हाउ मैनी पीपल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग क्रॉनिकल्स, अकबरनामा, बादशाहनामा, ये दो क्रॉनिकल्स के बारे में जाना था. फिर बताया था मैंने डिवाइन लाइट्स के बारे में, सुल्कीकुल पॉलिसी ऑफ द अकबर एंड जजिया टैक्स. कैसे जो टैक्स ऑन पिलग्रिम में जो जजिया टैक्स को अकबर ने रिमूव किया, ये कहकर कि ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है. उसके बाद हमने जाना कैपिटल सिटीज़ के बारे में, कैसे ये जो कैपिटल सिटीज़ थी वो शिफ्ट करती रहीं, कौन कौन से किंग्स ने की थी. उसके बाद मुगल कोर्ट के बारे में जाना था, फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन देखे थे. मैंने आपको झरोका दर्शन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कैसे जो टाइटल्स थे और गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे टू द किंग्स. नाउ अभी और भी बहुत कुछ है इस एम्पायर के बारे में जानने को, जैसे कि इंपीरियल हाउस होल्ड्स के बारे में हम बात करेंगे. वुमेन को कितने राइट्स थे, कितनी तरह की वुमेन्स हाउस होल्ड्स के अंदर थी. उसके बाद हम ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिनको रिक्रूट किया जाता था. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि ये जो प्रोविंसेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था. सो स्टूडेंट्स, हम बेसिकली बहुत डीपली मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बात करेंगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स. सो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको आप देख लेना, क्योंकि आपका ऐसे चैप्टर समझ में नहीं आएगा. मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस पूरा अच्छे चैप्टर का दो पार्ट्स में, तो पहले आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. सो अच्छे से आज हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा की तरह मैं आपको ये बता दूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में. वैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, लेकिन और सिंप्लीफाई कर देता हूं. यहाँ पर हम बात करेंगे इंपीरियल हाउस होल्ड्स की. ठीक है, कि जो किंग्स के घर थे, किंग्स का जो पैलेस था, घर कहना ठीक नहीं होगा, पैलेस, उसमें कौन कौन से लोग रहते थे. ठीक है, उनके क्या फंक्शंस थे. मैरिजेस के बारे में बात करेंगे, द इम्पीरियल ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे. इसमें हम ये देखेंगे बेसिकली कि किन किन लोगों को रिक्रूट किया जाता था और उनको कौन कौन सी रैंक्स दी जाती थी. फिर ये देखेंगे कि किंग्स के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती थी, क्योंकि कोई भी एम्पायर है तो उसमें मेन किंग है, लेकिन वो बहुत सारे प्रोविंसेस में, स्टेट्स में डिवाइडेड होता है. तो कोई भी स्टेट्स से इंफॉर्मेशन अगर किंग्स तक पहुंचानी है तो वो किंग तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती थी. फिर बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थे, वहां तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती थी. ये तो हम इस वाले में देखेंगे. साथ में यहाँ पर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था प्रोविंसेस का, वो देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंपीरियल हाउस होल्ड. यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे किंग के हाउस की, किंग के पैलेस की. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मुगल हाउस के अंदर क्या थे, कौन कौन से लोग रहते थे. सो बेसिकली यहाँ पर क्या था, एम्परर एम्परर रहता था. ठीक है, एम्परर किंग्स तो रहेंगे ही, इंपॉर्टेंट बेसिक सी बात है. उसके बाद एम्परर्स की वाइफ्स होती थी, वहाँ पर रहती थी कोक्यूबाइंस, हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स, डॉटर्स इन लॉ, आंट्स, चिल्ड्रंस, फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. ना ये जो कोक्यूबाइंस है, कोक्यूबाइंस इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये वो वुमेन होती हैं जो किंग की वाइफ तो होती हैं, लेकिन इनको इतने राइट्स नहीं दिए जाते. इनका जो स्टेटस होता है, जो और जो अदर वाइफ्स होती हैं किंग्स की, उनसे लो होता है. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली जो किंग का जो पैलेस था उसके अंदर किंग रहते थे, किंग की वाइफ रहती थी, और उनकी जो लोअर वाइफ्स हम कह सकते हैं वो रहती थी. रिलेटिव्स रहते थे, जो नियर और डिस्टेंट, दूर के और पास के दोनों काइंड ऑफ रिलेटिव्स रहते थे. डॉटर्स रहती थी, डॉटर इन लॉ, आंट्स, स्लेव्स. तो बेसिकली इन सभी से भरा होता था किंग का पैलेस. नाउ यहाँ पर अब ये जान लो कि जो वुमेन्स थी हाउस होल्ड्स के अंदर, ये कितने टाइप्स की थी. सो सेवरल टाइप्स ऑफ वुमेन्स वर देयर इन द मुगल हाउस होल्ड्स. सो यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो काइंड ऑफ वुमेन रहती थी इन द मुगल हाउस होल्ड. सो पहले जो वुमेन की कैटेगरी वो है बेगम, दूसरी अग्घाज, फिर ये अघाचा और लेसर अग्घाज और फीमेल स्लेव्स. सो पहले बेगम्स कौन होती थी, दे वर ऑफ नोबल बर्थ एंड गेट हाई स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम द हस्बैंड्स, मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी.
नाउ बेगम्स कौन होती थी? बेगम्स अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो बेगम्स होती थी किंग्स की वाइफ, और ये किंग्स की वाइफ होती थी नोबल बर्थ की। इसका मतलब कि उनका जन्म भी किसी किंगडम में ही होता था, मतलब हुआ हो वो वाली बेगम ये होती थी, ठीक है, जिनका बर्थ होता था किंगडम के अंदर, इनके फादर किंग होते थे। या फिर अगर आप किंगडम के अंदर नहीं हुआ है इनका जन्म, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि नोबल बर्थ का मतलब जिनका जन्म किसी अच्छे घर में हुआ हो, अच्छे किंगडम में हुआ हो, रिच हो वो, ठीक है। इनको ज़्यादा क्या मिलती थी? अटेंशन मिलती थी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। और ये क्या करते थे? मैरिज जब ही करती थी जब इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलती थी। उसके बाद बात आती है घास की। ये क्या थी? नॉट ऑफ नोबल बर्थ और रिसीव मंथली अलाउंस इन कैश गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। तो यहाँ पर अघास कौन थे? ये नोबल बर्थ की नहीं होती थी, इनको जस्ट अलाउंसेस मिलते थे, मंथली अलाउंसेस, किंग्स अलाउंसेस देते थे। और इनको जो है इतना स्टेटस नहीं मिलता था जितना स्टेटस अच्छा मिलता था बेगम्स को, लेकिन इनको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे इनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर बस कह सकते हो ये कैटेगरी के वाइज है, पहले टॉप कैटेगरी की, फिर अघास, फिर ऐसे करके। तो यहाँ पर जो इनको मिलने वाले जो राइट्स हैं, और हम कह सकते हैं इनको जो सुख सुविधा मिलने वाली वो कम होती जाएंगी स्टेप वाइज, ठीक है। उसके बाद आती है लेसर अघास। नाउ ये जो जितने भी राइट्स अघास इंजॉय करती हैं उनसे कम मिलते थे लेसर अघास को। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है अघाचा, लो स्टेटस देन अघास। सम टाइम क्या होता था, जो अघास और अघाचा या फिर लेसर अग्गा, ये क्या होती थी? ये किंग की बेगम बन जाती थी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द हस्बैंड। अगर किंग की इच्छा होती थी तो ये क्या हो जाती थी? वाइफ बन जाया करती थी किंग्स की, ठीक है। ये किंग के ऊपर डिपेंड होता था। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, तो किंग वहां पर हैप्पी हो गए इनसे और इनको एज अपना बेगम जैसा स्टेटस दे दिया, और जो राइट्स बेगम को दिए जाते थे वही उनको मिलते थे। अब फीमेल स्लेव्स तो आपको पता होगा कि फीमेल स्लेव्स थी जो कि एंटरटेन करती थी किंग्स को, और वेरियस जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं, सैनिटेशन का और भी वेरियस वर्क हैं, वो क्या करती थी। सो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ वुमेन थी जिसमें बेगम्स, अघास, लेसर अघास, फीमेल स्लेव्स। नाउ मैरिजेस की अगर हम बात करें, सो पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड। अगर आपको याद होगा तो हमने पॉलीगैमी के बारे में बात की थी जब हम बुक 1 को कवर कर रहे थे। पॉलीगैमी का मतलब एक किंग की बहुत सारी वाइफ्स, एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स। सो पॉलीगैमी वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी। और कोई भी मुगल किंग जब शादी करता था किसी भी लेडी से, तो वो क्या करते थे? उनके फादर, अपने फादर इन लॉ से क्या करते थे? उनकी डॉटर को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ वाइफ वो डॉवरी में क्या मांगते थे? वास्ट लैंड मांगते थे, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अकबर की। अकबर ने क्या किया? अकबर क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई, यहाँ पर उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट लैंड चाहिए ट्रेड रूट के लिए, उन्हें मतलब ट्रेड करने के लिए ये लैंड चाहिए, अपने किंगडम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो वो क्या करते थे? इस किंगडम के जो किंग थे उनकी डॉटर से शादी कर लिया करते थे, और एज अ डॉवरी में क्या करते थे? इस लैंड को मांग लिया करते थे। अब इससे क्या होता था? जो भी उनकी नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर उन्हें कोई ट्रेड वगैरह करना है तो वो आसानी से कर लिया करते थे। तो इससे क्या हुआ? जो एम्पायर था उसका एक्सपेंशन बढ़ने लगा, ठीक है। तो जो एम्पायर था उसका एक्सपेंशन बढ़ने लगा और एम्पायर बहुत बड़ा बन गया। तो बेसिकली यहाँ पर मैरिजेस में वो क्या करते थे? अपने फादर इन लॉ से उनकी डॉटर को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ वाइफ वो क्या करते थे? डॉवरी में लेते थे लैंड, वास्ट लैंड, उनका पूरा किंगडम, और ऐसा दिया भी जाता था। और इससे एक चीज और इंपॉर्टेंट होती थी, गुड रिलेशनशिप बन जाया करते थे बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द अदर किंगडम्स। नाउ यहाँ पर वुमेन का रोल क्या होता था? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने 4 कैटेगरीज की जो वुमेन रहती थी मुगल हाउस होल्ड्स में, मैंने आपको अभी वो बताया है। अब इनके कुछ फंक्शंस भी होते थे। फॉर एग्जाम्पल बेगम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लेव्स, स्लेव्स के फंक्शन मैंने आपको बता दिए। अघास वगैरह इनके भी काइंड ऑफ बहुत सारे फंक्शंस थे। लेकिन यहाँ पर यह था कि जो भी मतलब जिनको अच्छा स्टेटस मिलता था, फॉर एग्जाम्पल बेगम्स या फिर अघास, और भी काइंड ऑफ डिफरेंट वुमेन होती थी। फॉर एग्जाम्पल डॉटर हो गई किसकी? किंग्स की डॉटर हो गई। तो वो क्या करते थे? उनको उनके बहुत सारे फंक्शंस होते थे और बहुत रोल वो परफॉर्म करते थे। आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ जहानारा और रोशनारा का, जो कि शाहजहां की डॉटर्स थी। वो क्या करती थी? जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करती थी, और जो पार्टिसिपेट करती थी किसमें? आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में। कोई भी बिल्डिंग को बनाने बनाने को लेकर कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करती थी। एग्जाम्पल के लिए जहानारा
पार्टिसिपेटेड इन द शाहजहानाबाद आर्किटेक्चर। नाउ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इट्स अ प्लेस। इसके अंदर बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए गए थे, फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट। तो इसके जो प्रोजेक्ट्स थे रिलेटेड टू रेड फोर्ट्स और भी वेरियस आर्किटेक्चर इन द शाहजहानाबाद, इन सब में पार्टिसिपेट करती थी जहानारा, डॉटर ऑफ शाहजहां। ऑल्सो द बाजार ऑफ चांदनी चौक वॉज डिजाइन बाय जहानारा। और यहाँ पर जो बाजार था चांदनी चौक का, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर एक चांदनी चौक बाजार है, नाम से बहुत फेमस है, बहुत बड़ा होलसेलर मार्केट है आज भी इंडिया का। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन था वो किसने प्रिपेयर किया था? जहानारा ने। अगर आप सर्च करोगे कि किसने बनवाया था ये बाजार गूगल पे, तो आपको मिलेगा बनवाया था शाहजहां ने। बट यहाँ पर जो डिज़ाइन था वो किसने सेट करवाया था? यहाँ पर वो थी जहानारा। ना यहाँ पर मैंने जस्ट आपको ये बताया कि जो वुमेन थी, वेरियस काइंड ऑफ वुमेन, उनके और भी रोल्स थे। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने आपको वाइफ्स बताई थी कि बेगम्स हो गई, ये सब हो गए, लेकिन और भी वुमेन थी जैसे कि किंग्स की डॉटर हो गई, वो भी और इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती थी। और यहाँ पर इनको इस काम के लिए सैलरी भी दी जाती थी। ये पॉइंट भी मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जहानारा एंड रोशनारा को। नाउ हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मुगल हाउस होल्ड्स की, कि यहाँ पर इतने काइंड ऑफ वुमेन थी, जहानारा रोशनारा के बारे में, कि ये क्या करते थे, ये भी बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कंट्रोल करते थे। इनको भी जितने हाई ऑफिसर्स थे मुगल हाउस होल्ड में, जितनी सैलरी उनको दी जाती थी उतनी जहानारा रोशनारा को दी जाती थी। और भी हमने जितना भी मैरिजेस के बारे में जाना है, पॉलीगैमी, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? वट आर द सोर्सेज? So we get all information related to Mughal household through a book हुमायूं नामा। नाउ देखो, दो नामा हम कवर कर चुके हैं, दो क्रॉनिकल्स, अकबरनामा, बादशाहनामा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है। हुमायूं नामा जो लिखी है किसने? गुलबादन बेगम में, जो कि डॉटर है किसकी? बाबर की डॉटर और हुमायूं की सिस्टर। ठीक है, हुमायूं की सिस्टर। और ये किस में लिखी हुई है? किस लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज एंड पर्शियन लैंग्वेज। सो दोनों लैंग्वेज में लिखी है। किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो मैंने आपको क्रॉनिकल्स बताई हैं, ये पक्का 1 मार्क्स में क्वेश्चन में कोई ना कोई क्रॉनिकल्स तो डेफिनेटली आएगी। सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम एंड द राइटर हु रोट दैट क्रॉनिकल। नाउ यहाँ पर हमने अभी जाना किसके बारे में? मुगल हाउस होल्ड्स के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड रैंक्स। अब देखो, कोई भी अगर एम्पायर है उसको अच्छे से हमें चलाना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें क्या करना होगा? बहुत सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर रिक्रूट करना होगा। मीन्स वहाँ पर उनको जॉब देनी होगी, सो दैट वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने में वो क्या कर सकें? अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। सो वहाँ पर ये था कि कौन कौन से जो पीपल थे, ऑफिसर्स थे, जिनको रिक्रूट किया जाता था इन द मुगल हाउस होल्ड्स, इन द मुगल एम्पायर। ओके, सो वो थे नोबिलिटी, आगे आपको बताऊंगा मैं, दीवाने अल्लाह, सदर सुदर, काजी। सो पहले इनके बारे में जान लो। नोबिलिटी जिनको बूके ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है कई बार, दे वर द मिलिट्री ऑफिसर्स। ये जस्ट कौन थे? मिलिट्री ऑफिसर्स थे। फॉर एग्जांपल सोल्जर्स हो गए, या फिर कुछ कमांडर्स भी हो गए, मिलिट्री कमांडर्स, ये सारे लोग होते थे ये। अब इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था कि जस्ट इन्हें अपनी मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करनी है किंग को जब भी कोई वॉर वगैरह होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर था नोबिलिटी का, वो था इथनिक ग्रुप। ये जो भी नोबिलिटी के अंदर जो भी नोबल्स आते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स आते थे, ये डिफरेंट इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। डिफरेंट इथनिक ग्रुप से मेरा मतलब कि डिफरेंट रिलीजन से आते थे, डिफरेंट कास्ट से आते थे, डिफरेंट कंट्री से आते थे। इसके पीछे भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि फॉर एग्जांपल अगर किंग ने कोई मिस्टेक कर दी, किसी के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया, या फिर कोई ऐसा लॉ बना दिया जिससे एक पार्टिकुलर सेक्शन नाराज़ हो गया किंग से, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो जो पार्टिकुलर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल इस्लाम के अकॉर्डिंग उन्होंने रिलेटेड उन्होंने कुछ बेकार सा लॉ बना दिया, ठीक है, तो वो कल को अटैक कर सकते हैं। इस्लाम जो पीपल हैं वो अटैक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, सो दैट यहाँ पर कोई पार्टिकुलर सेक्शन किंग से नाराज होकर अटैक ना कर दे। अगर एक ही सेक्शन को वो रखेंगे, अगर वो फॉर एग्जांपल ये मुस्लिम थे, सारे मुस्लिम्स को एज अ नोबल बनाएंगे वो, तो वो कल को अटैक भी कर सकते हैं मिलके, एज अ प्लान बना के। लेकिन वो सबको मिलाकर रखते थे, सो दैट वहाँ पर सारे इतनी ग्रुप के लोग रहें। ठीक है, और यहाँ पर उन पे कोई भी ऐसा उनका जो किंग का अथॉरिटी है, किंग की अथॉरिटी, उस पर कोई चैलेंज ना करे।
सो यहाँ पर और भी जो लोग इन्वॉल्व थे, और भी लोगों को, ऑफिसर्स को जिनको अपॉइंट किया जाता था यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं? दीवाने वाला फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। राजा टोडरमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। सादर सदर उस सुदर, ये मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स थे। ये बेसिकली क्या करते थे? टाइटल्स या फिर किंग को, सॉरी, जो भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको वो एज अ प्रॉपर्टी ग्रांट्स में देते थे। काजी, जजेस, यहाँ पर जजेस भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिनको अपॉइंट किया जाता था। अब ये तीनों जो मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, दीवाने वाला, ये मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, सदर उस सुदर, काजी, ये तीनों क्या थे? एडवाइस दिया करते थे किंग को, और ये इंडिपेंडेंट थे ईच अदर के, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, कोई किसी पर डिपेंड नहीं था। जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव पे ना लेजिस्लेचर पे, दे आर इंडिपेंडेंट। वैसे यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट थे, बट ये मिलकर एडवाइस दिया करते थे किंग्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी पीएम को एडवाइस देते हैं ऑन फाइनेंशियल इश्यूज, वैसे ये भी क्या करते थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन ये है कि कैसे जो इंफॉर्मेशन है वो किंग तक पहुंचती थी। कोई भी एम्पायर के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस होंगे, तो कोई भी जो प्रोविंसेस की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कुछ भी है कि वहां पर कौन से लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो कैसे पहुंचती थी। तो द कोर्ट राइटर्स ऑफ ऑल द प्रोविंस राइट ऑल द इंफॉर्मेशन सच एज, अब देखो कोई भी प्रोविंस था ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थे, उसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट राइटर्स को अपॉइंट करते थे गवर्नर। अब ये गवर्नर कौन है? देखो यहाँ पर एक तो मेन किंग हो गया। अभी जब मैं प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा मैं। अब पूरा फॉर एग्जांपल एक किंगडम होगा, उसके नीचे क्या, बहुत सारे स्टेट्स होंगे। अब स्टेट्स के अंदर क्या था, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। अब गवर्नर क्या करते थे, अपने साथ एक कोर्ट राइटर को रखते थे, जैसे कि सेंटर लेवल पे किंग रखते थे। अब एक कोर्ट राइटर क्या करते थे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखते थे। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस एट द कोर्ट, ग्रांट ऑफ ऑफिसेज, टाइटल्स कौन कौन से दिए गए हैं, कौन कौन से डिप्लोमेटिक मिशंस चलाए गए हैं, और किसके ऊपर लॉ बनाया गया है आज, बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते थे। अब ये इंफॉर्मेशन क्या थी, किंग के पास जाया करती थी रेगुलरली। उसके लिए क्या था, पोस्टल सिस्टम यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर कोई भी जो स्टेट है उसके बाहर क्या था, कोई भी पोस्ट ऑफिसर्स खड़े रहते थे, और वो जैसा कि आपने देखा होगा ना कि बैम्बू स्टिक में वो कुछ पेज को ओपन करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, वैसे वो उसको एज अ राउंड करके अपने हाथ में होल्ड करके जाया करते थे, बाय फुट, दौड़ दौड़ के, या फिर हॉर्स पे। उसके बाद डिफरेंट पोस्टल स्टेशंस बना दिए जाते थे, ऐसे करके पोस्टल यहाँ पर स्टेशन आएगा, यहाँ पर दूसरा पर्सन था उसको दिए जाते थे। वैसी जो इन्फॉर्मेशन थी पोस्टल सिस्टम के थ्रू वो किंग तक पहुँचती थी। तो ये पूरा बेसिकली ये था। और यहाँ पर जो मीर बख्शी थे, इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ये पूरी एक्टिविटी को सुपरवाइज करते थे। इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पे ये बहुत बड़े ऑफिसर थे, जो कि पूरा जो पोस्टल सिस्टम है उसको सुपरवाइज करते थे। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर दूँ रिलेटेड टू मीर बख्शी, ये एक मिलिट्री कमांडर भी थे, मतलब पूरा जो मिलिट्री के हेड भी थे उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जान लो प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कोई भी जो मतलब जो स्टेट्स थे अंडर मुगल एम्पायर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एम्पायर का किंग होगा और उसके अंडर बहुत सारे स्टेट्स होंगे। अब स्टेट्स में क्या थे, स्टेट का जो हेड था वो होता था गवर्नर, जो कि किंग के अंडर वर्क करता था, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस वाज डन विद द हेल्प ऑफ 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था प्रोविंसेस का, उसको 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के हेल्प से किया जाता था कंप्लीट। वो कौन कौन से ऑफिसर्स थे? पहला ऑफिसर कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डर्स, जो कोई भी जो रेवेन्यू है, टैक्स है, उसको रिकॉर्ड करेगा, कौन से टैक्स कितने कहाँ से लिए जा रहे हैं। इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर, जो कलेक्ट करेगा, एक रिकॉर्ड करने वाला, एक कलेक्ट करने वाला। और काजी और जज, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है, सेंट्रल लेवल पे भी और एज वेल एज स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे। इच स्टेट डिपार्टमेंट शुड हैव सम ऑफिसर सच एज, अब देखो अब ये मैंने आपको तीन डिपार्टमेंट बता दिए, कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डर, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर और काजी। अब इसके अंदर भी ये था कि बहुत मैंडेटरी था सभी ऑफिसर्स के लिए कि इसके अंडर कोई जो भी तीनों डिपार्टमेंट के अंडर क्या होगा, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लर्क्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स। ऑडिटर्स बाय द वे मैं आपको ये बता दूं,
कि ये वो पीपल होते हैं जो चेक करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो एक्यूरेट है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। ये बैंक्स के अंदर भी आज भी अपॉइंट किए जाते हैं। हूवर वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहाँ पर जो 3 डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए हैं जिनके अकॉर्डिंग किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स, अच्छे से किया जाता था, उसके अंडर भी बहुत सारे क्या थे डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट तीनों डिपार्टमेंट्स के अंडर कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। ये बहुत मैंडेटरी था उनके लिए, जैसे कि क्लर्क्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, ऑडिटर, मैसेंजर, ठीक है। काजी के अंदर भी अंडर ये होगा कि इन्वॉल्व होंगे बहुत सारे क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, रेवेन्यू रिकॉर्डर्स के अंडर भी। सो यहाँ पर ये प्रोविंस, इसके ऐसे ही मतलब प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, ठीक है। अब जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको यूज़ किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टर्किश लैंग्वेज थी पहले क्रॉनिकल की, फिर बाद में उसको चेंज करके पर्शियन कर दिया गया। और शुरू में तो वो क्रॉनिकल की चेंज की गई थी, लेकिन बाद में उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बना दिया पर्शियन को। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, लेकिन यहाँ पर जो विलेजेस थे उसके अंदर वो अलाउ कर दिया करते थे कि वहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूज़ हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी, लोकल लैंग्वेज यूज़ करनी यहाँ पर अलाउ कर दी गई थी। सो बेसिकली आज हमने ये टॉपिक्स के बारे में जाना, ठीक है। और भी एक छोटा सा पार्ट और आएगा, पार्ट 4, उसमें एक ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने इस वीडियो में नहीं समझाया सो दैट यहाँ पर वीडियो इतनी बड़ी ना हो। 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको भी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है नहीं, बट फिर भी वी हैव टू कवर ऑल द थिंग्स। सो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था जजिया वॉज रिमूव्ड बाय, सो ऑप्शंस आपके लिए अकबर, बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सो ऑब्वियसली द आंसर इज अकबर। अकबर ने रिमूव किया था जजिया टैक्स। किस ईयर में किया था आपको ये भी पता होना चाहिए। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, सो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज कि हुमायूं नामा, मैंने आपको बताया था तीनों नामा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है, अबुल फजल जहानारा, गुलबादन बेगम, अब्दुल हामिद लाहौरी। नीचे कमेंट करके हर किसी को बताना है इसका आंसर, राइट। सो मैं हार्ट दूंगा आपको। सो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। मैं आपको एक जस्ट क्लैरिटी दे देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर हमने जाना कि इंपीरियल हाउस होल्ड्स के बारे में, कि इंपीरियल जो हाउस होल्ड था किंग का पैलेस, उसके अंदर कौन कौन से लोग रहते थे, कौन कौन सी टाइप ऑफ वुमेन रहती थी, और मैरिजेस कैसे प्रैक्टिस की जाती थी, डॉवरी में वो क्या लेते थे, पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड, वुमेन का रोल हमने देखा। अगर वुमेन का रोल आता है कि व्हाट वर द रोल ऑफ द वुमेन इन मुगल हाउस होल्ड, तो यहाँ पर अगर आप मेंशन करते हो जहानारा और रोशनारा का, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। हुमायूं नामा के बारे में जाना कि हमें जो भी मुगल हाउस होल्ड्स की इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है हमें हुमायूं नामा से, जो किसने लिखी है, हुमायूं की सिस्टर गुलबादन बेगम ने लिखी है। फिर हमने ये जाना कि कौन कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था इन द मुगल एम्पायर, नोबिलिटी थी जो कि मुगल, जिनको बुके ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, और ये डिफरेंट इतनी ग्रुप से आते थे सो दैट ये अथॉरिटी ऑफ द किंग को चैलेंज ना करें। और हमने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में जाना, ये सब काजी, जज वगैरह जो कि किंग्स को एडवाइस करते थे और इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। फिर जाना कि इन्फॉर्मेशन कैसे जाती थी किंग के पास, थ्रू पोस्टल सिस्टम, और मीर बख्शी वॉज द ऑफिसर हु सुपरवाइज दिस एक्टिविटी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना कि जो प्रोविंसेस थे उनको कौन हेड करता था, गवर्नर हेड करते थे, और 3 मेन ऑफिसर्स के हेल्प से एडमिनिस्ट्रेशन जो था स्टेट्स का वो किया जाता था। और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होता था हर डिपार्टमेंट को, जैसे कि क्लर्क्स को, अकाउंटेंट्स को, ऐसे करके। और जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो यूज़ की जाती थी सेंट्रल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी और स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और लेकिन यहाँ पर छूट थी विलेजेस को कि वहाँ पर विलेज के अंदर लोकल लैंग्वेज की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।